नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। स्वर्णलता में आज सुनिए स्वर्णलता का 17वां अध्याय। स्वर्णलता से संबंधित आपको सभी पार्ट्स हमारे ब्लॉग तथा प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वहां जाके आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप भूतों की कहानियां सुनने के इच्छुक हैं, हिंदी हॉरर स्टोरी, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां जा कर के देख सकते हैं। वहां पे कुछ स्टोरी दे रखी हैं तथा सबका लिंक मैंने दे रखा है। आप वहां जा कर के चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से सीधा आप ब्लॉग में जाइएगा। ब्लॉग में सब प्लेलिस्ट दे रखी है। आप वहां जाकर के कहानियां एक एक करके सुन सकते हैं और जो हमारा दूसरा चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं स्वर्णलता का 17वां अध्याय। वही तो, स्वर्णलता सत्यवती की ही बेटी है। जो सत्यवती स्वामी से आघात पाकर एक ही बात पर घर गृहस्थी छोड़कर चली गई, फिर नहीं लौटी। माँ के उस तेज का क्या एक कण भी नहीं पाया है स्वर्ण ने। अपनी बेटी की यह अधोगति देखकर सत्यवती धिक्कारेगी नहीं, कहेगी नहीं, छी स्वर्ण तू ऐसी हुई। उस धिक्कार के सामने तो स्वर्ण को सिर झुकाए रहना होगा, या फिर नहीं झुकाएगी सिर, मुंह उठाकर ही माँ की ओर ताकेगी, कहेगी माँ तुम्हारी अवस्था कहाँ और मेरी अवस्था कहाँ। इसमें तो आकाश पाताल का अंतर है। सो यह यदि स्वर्ण कह सके, कह पाए तो झूठ कहना नहीं होगा। आकाश पाताल ही का भेद है। स्वर्ण की माँ की पृष्ठभूमि में थी एक अत्यंत ही उज्जवल सूर्य की ज्योति। सत्यवती के पिता उसके जीवन के ध्रुव तारा थे, उसके जीवन की नींव, उसके मेरुदंड की शक्ति। स्वर्ण की पृष्ठभूमि में है एक टुकड़ा विपर्ण धूसरता। स्वर्ण के लिए पिता की स्मृति, पिता प्रताड़ना से उसका ब्याह करके उसके जीवन को चौपट करके निर्लिप्त बैठे हैं। स्वर्ण के पिता उसके भाग्य के शनि हैं और पति भाग्य, उसमें भी क्या कम अंतर है। सत्यवती का पति आसार निकम्मा था, पर असभ्य अश्लील नहीं था। वह सत्यवती के अयोग्य हो सकता है परंतु अत्याचारी नहीं। परंतु स्वर्ण के भाग्य में तो ये दूसरे ही विशेषण है। आजीवन स्वर्ण को एक असभ्य अश्लील अत्याचारी का घर करना पड़ रहा है। त्याग कर चली जाएगी कभी। सीधा तनकर खड़ा होना सीखने से पहले ही तो कंधे कमर पर पहाड़ का बोझ आ पड़ा। उस बोझ का भार उतार कर अपनी संततियों में भी अपने जीवन की प्रतिछवि देखने के लिए स्वर्ण चली जाएगी। वह तस्वीर शायद और भी कालिक पुती होगी। इसलिए स्वर्ण सिर ऊंचा किए अपनी माँ से कह सकेगी कि माँ तुम्हारी बेटी तुम जैसी निर्दयी नहीं हो सकी, यही उसकी त्रुटि है। वह तुम जैसी हल्की और छोटी सी गृहस्थी नहीं पा सकी, यही उसका दुर्भाग्य है। तुम्हारी बेटी माँ द्वारा खेदी हुई, बाप द्वारा उपेक्षित, वह अपना तेज किस पताका तले खड़ी होकर दिखाएगी। तुम मुझे धिक्कार मत देना माँ, केवल यह सोच लेना सबका जीवन समान नहीं, सबको एक ही बटखरे में तौलकर नहीं विचारा जा सकता। जिसका विचार करना हो पहले उसके परिवेश की ओर तो देख लो। स्वर्ण के परिवेश ने स्वर्ण को कीचड़ में ही गाड़ रखा है। वह इतने से असम्मान में क्या करेगी, और उसके देह कोटर में अभी भी तो एक शत्रु का बसेरा है। उसे ढोती किस मुक्ति के मंदिर की ओर जाएगी। लाचार स्वर्ण को उसी पथ पर उतरना होगा जिसके अंत में क्या है यह स्वर्ण नहीं जानती। वह इतना ही नहीं जानती कि वह रास्ता अंधकार भरा है, किंतु शायद होगी स्वर्ण एक दिन अपनी संतानों में सार्थक हो, सिर उठाकर संसार के सामने खड़ी हो। स्वर्ण वही सपना देखती है, भविष्य के उसी चित्र पर रंग फिरती है। सो इस समय पति के पीछे पीछे जाने के सिवाय करने को और कुछ नहीं है। फुलेश्वरी ने घुटे सिर पर घूंघट खींचा, अवाक गले से कुटुंब के लड़के को संबोधित करके बोली, अरे यह क्या बेटे, अभी अभी आए और अभी अभी चले जाओगे। बहन के घर आए हो, कम से कम एक बेला भी तो रहोगे। प्रबोध चंद्र गंभीर गले से कहा, रहने की गुंजाइश होती तो रह जाता, समय नहीं है। आह, कल तो छुट्टी का दिन है, दूसरा काम है। प्रबोध ने यह नीरस गले से कहा। फुलेश्वरी का सम्मान रखेगा वह, ऐसा नहीं लगा, किंतु फुलेश्वरी ने फिर भी अनुरोध किया, क्योंकि इस फुलेश्वरी की बहू ने उनकी शरण गई है। बोली, माँ जी मजले भैया जैसी शक्ल बनाए बैठा है, देखकर ही तो हाथ पांव पेट में समाये जा रहे हैं। आप जरा कहिए, आपकी बात नहीं टाल सकेगा। आह, यूं हठात चला जाएगा। गर्भवती बहू को मछली भात बिना खिलाए किन प्राणों से भेज दूं।
फुलेश्वरी ने इसलिए अप्राण चेष्टा की, बोली काम है समझा, किंतु जो सो करके चला जाना बेटा, मर्द हो, तुम्हारे लिए असाध्य क्या है। इस स्थिति में मजली बेटी जाएगी, उसे मछली भात खिलाए बिना कैसे विदा करूं, हाथ पकड़कर अनुरोध करती हूं मैं। किंतु प्रबोध को इस समय ऐसी तुच्छ भाव प्रवणता की मान रक्षा करने जैसा मानसिक स्थिति थी, उसके माथे में खून नहीं खौल रहा था। उस उत्ताप को दबाकर वह इस पापपुरी में रात्रिवास करेगा, ठाठ से बहनोई के पोखरे की मछली खाकर तब जाएगा। इसी क्षण स्वर्ण को किसी निर्जन स्थान में ले जाकर मारकर सुला देने को भी जी नहीं कर रहा था। बहन के यहाँ विश्वास करके स्त्री को रखा गया था। बहन ने उस विश्वास का मान रखा, क्यों उसे आंखों आंखों क्यों नहीं रखा, शासन क्यों नहीं कहा, कह नहीं सकी भाभी बेचाल ना चलो, सो नहीं दुलरुए देवर से लटपट करने को छोड़ दिया और उसी बहन का मैं मान रखूं। लिहाजा प्रबोध को कहना पड़ा, क्यों उपरोध करती हैं, आज किए बिना मेरा नहीं चलेगा। अब अमूल्य ने गला बढ़ाया, बोला काम जब इतना ही जरूरी था तो उसे करके 2 दिन बाद ही आते मजले भैया। मजले भैया ने नैपथ्य वर्तनी की और एक तीखी नजर डालकर बोहें सिकोड़कर कड़वे स्वर में कहा, किसी किसी के लिए वही अच्छा होता है, जो इसमें क्या संदेह। अमूल्य ने उतना नहीं समझा, वह बोल उठा, सचमुच ही ठीक होता मजले भैया, यूं एकाएक इन्हें ले जाने की बात तो नहीं थी। बात नहीं थी, कानून दिखा रहा है। खौलता लहू छलक उठा, सदा तुम्हारे ही यहाँ रहेगी, ऐसी भी तो बात बेशक नहीं थी, मेरी स्त्री है, उस पर मेरा वश नहीं चलेगा क्या। नैपथ्य वर्तनी निकल आई, बोल उठी, नहीं चलेगा। क्यों कहते हो, 1000 बार चलेगा, जी चाहे जो कमर में रस्सी डालकर कांटों से खींचते हुए ले जाना भी चल सकता है। जीजा जी आप जाने की तैयारी कर दीजिए, बैलगाड़ी के लिए तो कहलाना होगा। ननद जी तुम जी खराब ना करो, मछली भात खिलाकर भेजने की इच्छा तो तुम्हें भाई के मंगल के लिए है ना, मुझे अब उसमें रुचि ही नहीं। बहन कह ही बैठी। सुबाला मन ही मन सिहर कर दुर्गा दुर्गा बोल उठी। अमूल्य भी शायद विचलित हुआ। अमूल्य का मझला साला आसमान फाड़ते हुए बोल उठा, सुन लिया ना, अपने कानों से सुन लिया ना, ऐसी स्त्री को भी सती मानना होगा। तुम लोग क्या कहते हो, जो स्त्री पति का मंगल चाहती है उसका रीत चरित्र अच्छा है, यह कहोगे तुम। किसी ने फिर कुछ ना कहा। बैलगाड़ी आई, बच्चे रोते हुए जाकर गाड़ी पर बैठ गए। उन्हें बड़ी आशा थी कि कुछ दिन और रहेंगे। आज ही ईंटों का कितना अच्छा मकान बनाया था उन लोगों ने, सब चौपट। सुख नाम की चीज सिर्फ पानी पर की लकीर है, बहुत अच्छे चित्र के रूप में उभर कर फिर खो जाता है। आनंद क्या है, स्वाधीनता किसे कहते हैं, भारहीन मन कैसी वस्तु होती है, उसका स्वाद उन्हें यहाँ मिला। किंतु क्या दिन, शिकारी ईगल चिड़िया वाली कहानी के ईगल की तरह बाबूजी आए और झपट्टा मारकर ले चले। कानू भानु और चंदन ने इतने में ही जितना बन सका बटोर लिया। कच्चा अमरूद, कच्चे बेर, खट्टा विलायती अमड़ा, गाँव आता आदि और भी बहुत चीजें उनके संचय में जमा हुआ। जमते जमते तो जीवन का जमा खर्च, घृणा, धिक्कार और असंतोषी क्या जमता है, केवल प्रेम का, कृतज्ञता का संचय, श्रद्धा का संचय जमा ही नहीं होता। नहीं जमता होता तो पृथ्वी का भार सम्य कैसे रहता। अपने केंद्र में घूमते घूमते अनंत काल की उसकी यह जो पथ परिक्रमा है, वह तो केवल भार साम्य है। इसलिए स्वर्णलता की सूख गई स्नायु शिराओं के आवरण में काट हुए से आग के ढेले जैसी 2 आंखों से आंसू बह निकले, बार बार बहे। महावर लगाते हुए घुटने में आंख पहुंचने के लिए जब सुबाला ने मुंह घसीटा, तब सुबाला के बच्चों ने जब स्वर्ण के बच्चों के लिए एक टोकरी माटी की वही ईंटें लाकर रख दी, तो स्वर्ण के बक्से के पास तब बहे और छलक कर 100 धार तब बहे। जब फुलेश्वरी ने अपने दूर भविष्य के परपोते के लिए बड़े परिश्रम से सिले बहुत कार्य करने वाली कतरी चपोत कर देते हुए बोली, मजली बेटी, देने जैसी कोई चीज देने का नसीब तो नहीं है। लाल कोर की एक कोरी साड़ी लाने तक का समय नहीं दिया इन्होंने। इसे रख लो, जो प्राणी मेरे घर कई दिन रह गया लेकिन ना कुछ देखा ना जाना, उसके लिए बूढ़ी दादी के हाथ की है निशानी। तब आंसू से स्वर्ण की धरती धुंधली हो गई। उसके मुंह से बात नहीं खुली। उस अमूल्य उपहार को लेकर उसने सिर से लगाया। स्वर्ण की आंखों में इतने आंसू। और स्त्रियों की तरह यात्रा के समय वह सावन भादो हो रही है। प्रबोध मानो जरा अप्रतिभ हुआ, जरा विस्मित यात्रा काल में, इसलिए ज्यादा शोरगुल नहीं किया। और गाड़ी पर चढ़ जाने पर अमूल्य जब एक विराट बोझा रख गया, उस पर भी बिना बोले वह भार ले लिया। फिर एक बार आंसू। स्वर्ण ने उस बोझे की ओर देखा। क्षण को वह स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों से धीरे धीरे मुक्त कण के कुछ दाने दुलक पड़े। धूल भरे जिल्द फटे रस्सी से बंधे मासिक पत्रों का एक गट्ठर अमूल्य ले आया। परेशान सा होकर बोला, ये पोथियां कलकत्ते के एक आदमी को देनी है, इस मौके में आपके गले मट रहा हूं, दया करके दे दीजिएगा। मुझसे नहीं होगा, कहकर प्रबोध चिल्ला नहीं पड़ा। नीमराजी के सुर में बोला, लेकिन मैं किसे देने जाऊंगा। नहीं नहीं दे, आना नहीं होगा, जब कलकत्ता जाऊंगा तो देखा जाएगा, सिर्फ ले जाकर अपने यहाँ रख देना। इतनी जगह कहाँ है, घर तो भरा हुआ है। प्रबोध ने इतना ही कहा। अमूल्य ने और भी व्यस्त होकर कहा, चौकी तले जैसे भी हो, देख ही तो रहे हो, कोई कीमती चीज तो है नहीं, मगर जौहरी के लिए जवाहरात, थोड़ी जगह।
आंसू बहते बहते एक समय सूख गए। स्वर्ण भी फिर भी पल में ही उन जवाहर हाथों की ओर निर्निमेष ताकती रही, और एक समय ख्याल आया उसे अंबिका नाम का वह छोटा आवारा हाल अब निर्बोध नहीं है, परंतु इस निर्मल प्रेम के उपहार के बदले निर्मल प्रीति की कृतज्ञ हंसी हंसने का भी अवकाश नहीं मिला स्वर्ण को, शायद जीवन भर नहीं मिलेगा। पहले यह जी में आया था कि उनके गांव की चौदही से निकलकर जरा रेल पर तो सवार हो ले, फिर स्वर्ण को वह समझाकर ही रहेगा कि स्त्री की बाढ़ बढ़ने से क्या दशा होती है, किंतु उसे हाथ में कर लेने के बाद वह दुर्दमनीय इच्छा कैसी ही सील सी हो गई, और उस सील जाने में शायद प्रबोध चंद्र में भी कुछ विषुणता आई। बच्चे बड़े हो गए हैं, उनके सामने उनकी माँ का लांछन करना ठीक नहीं, तो अप्रतिपक्ष के लिए कहाँ तक चुप बैठा रह जाए। प्रबोध के उस उग्र मिजाज की गंभीरतम जड़ का कारण शायद यही है। चुप रहने से ही उसे अपना आप को अप्रतिभ और अवान्तर लगता है, शायद इसलिए चीख पुकार का वैसा ढाक ढोल अपने निकट भी जिसमें वह हल्का ना हो पड़े, इस जिसमें अपनी वह अवान्तर मूर्ति औरों की नज़र में ना आ जाए, इसलिए चुप नहीं बैठा जा सकता। वह बच्चा से बोल उठा, दुनिया भर का अखोर बकर बटर लाया, यहीं बक्सेगा। चंद ने झट आंचल के अमृत को छिपा लिया और बोली, सारा का सारा यहीं क्या खाऊंगी, ना सही कुछ तो पेट में जाएगा, पेट में जाने की खैर ही फेंक दे। वाह रे, चंद का स्वर अनुनासिक हो उठा, कितने कष्ट से तोड़ कर लाई हूँ, आह कैसी अमूल्य निधि है। प्रबोध ने मजाक भी कस दिया, अमूल्य फूफा के गांव की अमूल्य वस्तु। उसके बाद भानु कानू को भी कुछ उपदेश कुछ जिरहा, और जरा ही देर में गले को साफ कर लिया। स्वर्णलता क्या समझती नहीं है, कुछ समझती नहीं है कि बच्चों से यह वृथा वाक्य वार्तालाप क्यों हो रहा है। यह अब असली बात आएगी, बहुत दिनों से ही तो देख रही है ना, अनुमान झूठ नहीं निकला। प्रबोध अब असली नाटक पर आया, हंसी के सुर में बोला, बाप रे, जो रुलाई शुरू कर दी तुमने, लगा जैसे लड़की नहर से ससुराल जा रही है। कहना फिजूल है, जवाब नहीं नसीब हुआ। केवल निरुत्तर बात और चेष्टाकृत हंसी को मानो हवा में सिर कोटा। जरा देर प्रतीक्षा करके बोल उठा, करूँ क्या, काम ठहरा, स्त्री को वह समझने की जरूरत है, किंतु यह भी कह दूं, अति किसी बात की अच्छी नहीं। जमाई, समधी, ननद, ये सब तुम्हारे असली कुटुंब हुए, उनके घर से आ रही हो मानो समुद्र बहा रही हो। स्वर्ण फिर भी चुप, गाड़ी को टप्पर के अंदर में आकाश की ओर ताकती हुई चुप बैठी रही। प्रबोध ने कहा, जो भी कहो, मैं तो हैरान रह गया, जिसकी आंखों में कभी आंसू नहीं देखे उस स्त्री ने रोकर नदी बहा दी। स्वर्ण फिर भी निर्विकार। अब प्रबोध ने एक निश्वास फेंका, अपने आप ही बोल उठा, उफ, क्या खटनी होती जा रही है, अब यह साला ही नस नस में समझ रहा है। स्वर्ण फिर भी नीरव। प्रबोध ने अब की फिर बोला, क्लिष्ट कलांत की भूमिका नहीं, बोला, कहावत है, दुख का साथी सो ब्याहता स्त्री ही, जिसके दुख से दुखी नहीं उसका क्या भरोसा। यह बात एक बार को भी किसी के ख्याल में नहीं आई। वही तो, यह आदमी बिना सूचना दिए हटाता धमका। दुनिया दोषी देखती है, कारण नहीं देखती। फिर भी स्वर्ण की गर्दन नहीं फिरी, इसलिए प्रबोध ने अब की अंतिम चाल चली। सिर ऐसा दुख रहा है, कहीं हड्डी के बुखार को ना खींच निकाले। अब उसकी मंशा सिद्ध हुई। स्वर्ण ऐसा सफ़ेद झूठ नहीं कह सकती, बोल उठी, केवल बुखार का विकार नहीं, शायद हो कि प्रबोध की सुलह के मनोभाव को देखकर ही बोली। घिन से, गुस्सा होने से की बात थी, गुस्से के मारे चीख पड़ने की बात, लेकिन ताज्जुब। प्रबोध ने वह सब कुछ नहीं किया, बल्कि निश्चिंत गले से बोला, शायद वही होने से तुम्हें खुशी हो। स्वर्ण ने फिर बाहर की ओर मुंह फेर लिया, सिर्फ उदास गले से बोली, क्या पता उस चीज का आज तक स्वाद ही तो नहीं मिला। प्रबोध ने केवल पत्नी को ही जनाना डब्बे में नहीं चढ़ाया, सभी बच्चों को भी चढ़ा दिया। सामान वामान तो चढ़ाया ही, खुद हाथ पांव झाड़कर बगल के कमरे में बैठकर मन ही मन सोचने लगा कि स्थिति को अनुकूल कैसे बनाया जाए। निहायत अपना हाथ जलाकर पका चुकाकर खाने और फिर मामी के यहाँ जाकर खाने की यंत्रणा से ही उसे लाने गया था, तथा जाते ही उसे ना देखकर मिजाज जल उठाता। विशद व्याख्या करके यही उसे समझाना होगा, और तबीयत खराब होने का भी थोड़ा बहाना बनाना पड़ेगा, नहीं तो जैसी संगदिल औरत है गलेगी नहीं। आश्चर्य है, स्त्री जितनी भी बहके और प्रबोध उससे चाहे जितना ही जले बुने, अंत तक अपने को ही शुद्र लगता है। स्वर्ण को वास्तव में असती नहीं सोचा जा सकता। वह मानो अपनी महिमा से सिर ऊंचा किए खड़ी रहती है। उस समय अपना समर्थन करने, कौशल करने के सिवाय और क्या किया जा सकता है। सो इस बार सुविधा है, घर में कोई नहीं है। उतने बड़े घर में मात्र 4 भाइयां और केवल प्रबोध का ही परिवार पहुंचेगा अतएव। लेकिन हाय रे प्रबोध का नसीब, एक बेला के लिए गया और लौटकर देखता क्या है कि घर लोगों से भर गया। गुरु के यहाँ से पोती को लेकर मुक्तकेशी लौट आई है, बहन के यहाँ से उमा शशि अपने 10 बच्चों के साथ आ पहुंची, अपनी फौज लिए प्रभास की स्त्री भी आ गई है।
उसी के लिए मुक्तकेशी को आने की सुविधा हो गई। वह कटवा से अपनी फूफी के यहाँ थी। सास नवद्वीप में है। इसी मौके का लाभ उठाकर फूफी के साथ नवद्वीप देखने गई थी। मुक्तकेशी ने ऐसा मौका हाथ से जाने नहीं दिया। बोली, दिनों तक पराए घर में पड़े रहने की जरूरत नहीं सजली बहू, चलो चले। रोग बला कुछ सदा नहीं रहती और सब बातों का सार है, राखे राम तो मारे कौन। सजली बहू स्वर्णलता नहीं है। वह सास के मुंह पर बोल नहीं बैठी कि एक सार बात तो आपकी जीनी ही हुई माँ, फिर अपनी गृहस्थी को लेकर ऐसा क्यों किया। नहीं कहा, कहना जानती भी नहीं तो कह नहीं पाती, क्योंकि उस प्रस्ताव से सजली बहू भी जी गई। अधिक दिनों तक पराए घर में रहना सुविधा का नहीं है, यह उसने समझ लिया। इसलिए उधर से ही कलकत्ते की गाड़ी पर सवार हो गई। पुरुष अभिभावक के रूप में फूफी का एक लड़का साथ आया। 16 साल का लड़का, सो जो हो, है तो पुरुष। ग्रह के चक्र में या प्रबोध के भाग्य के फेर से क्रुद्ध अभिमान हत दीदी के निर्देश से उमा शशि भी दीदी के यहाँ से उस दिन चली आई। ये लोग सवेरे, वह सांझ को। गर्ज की स्त्री के साथ निर्जन घर में रोमांचक बास की कल्पना प्रबोध की धूल में मिल गई। सूने घर में गला खोलकर उपदेश आदेश दे देकर स्त्री को ठोक पीट कर नए सिरे से गढ़ लेने का सपना टूट गया। यह अवस्था देखकर ही मनी मन संसार परिजन सभी के बारे में एक कटुक्ति करके वह घर से निकल गया। और स्वर्ण की तरह आज उसे भी लगा घर में बहुत अधिक लोग हैं। इतने लोगों के दबाव में सच ही अपना कुछ नहीं खिलता, किंतु स्वर्ण झटापट बोल बैठती है, बाप रे, इस घर में लोग और लोग की वृद्धि खुलेगी कहाँ से। खामा खा के झंझट से ही तो रात दिन कट जाते हैं। तो प्रबोध उसे एकल पंडी कहकर उलाहना देता है। अब लगता है इतने लोगों की रेल पेल में अपना महामात्य कहीं और निखारा जा सकता है। लगता है रात दोपहर से पहले अब स्वर्ण से निपटने का उपाय नहीं। धत तेरे की, घर की ऐसी की तैसी। जग्गूदा बड़े बजे में है। उसके बाद ही ख्याल आया मामी के यहाँ खबर कर देना जरूरी है। वह उसी ओर को चल पड़ा। वे लोग तो सब आ गए, प्रबोध ने घोषित किया। श्यामा सुंदरी और सारे पर बैठी माला फेर रही थी। इशारे से पूछा, कौन लोग। प्रबोध ने वैसे ही निर्लिप्त गले से कहा, और कौन, माँ और माँ के चेले चामुंडे। तुम्हें और भांजों की रसोई नहीं बनानी पड़ेगी, मैं यही कहने आया था। जग्गू जाने कहाँ था। भाई का गला सुनकर इधर आते आते सोच रहा था, प्रबोध आज इतने सवेरे आ गया, भूख लग गई शायद। खैर, माँ का पकाना चुकना तो सवेरे हो ही जाता है। कानों में आया, रसोई नहीं बनानी पड़ेगी, यही कहने आया हूँ। एक पाँव पर खड़ा हुआ जग्गू रंज होकर बोला, यही कहने आया हूँ कि माने आज नहीं कहेगा। प्रबोध ने लापरवाही से कहा, अब जरूरत ही क्या है, जब सब आ गए घर में ही बनेगा। जग्गू और भी बिगड़ उठा, जरूरत ही क्या, मैं पूछता हूँ, माया दया नाम की कोई चीज़ तेरे शरीर में है नहीं पे। वो एक बूढ़ी ने आशा करके घर भर के लिए पका चुका कर रखा है। मैं एक पगला पगला बड़ा भाई आंगन में चूल्हा जलाकर अंडे का डालना, हिलसा मछली का झोल और मोरला की चटनी बनाकर रखी है, और आप नवाब ने आकर हुक्म फरमा दिया पकाने की जरूरत नहीं, घर में रसोई बन रही है। धन्य हो। और तू पढ़ लिख कर ऐसा जंगली कैसे हुआ पेबो। श्यामा सुंदरी का माला फेरना अब नहीं हो सका। वह प्रबोध का मिजाज जानती है, इसलिए शंकित हो हड़बड़ाकर माला को कपाल से छुआकर रूढ़ गले से बोली, लेकिन तू सब सुने बिना पेड़ के बंदर की तरह, नाई की तरह टपक क्यों पड़ा। अचानक वह सब क्यों चली आई, कौन कौन आई है, और थकी मांदी आकर ननद जी रसोई पकाने को क्यों बैठ गई, यह सब पूछा। पूछे मेरी बला से, जग्गू ने कहा। देख नहीं रही हो दिमाग से दम दम कर रहे हैं बाबू, माँ आ गई, अब परवाह किसकी, क्यों। प्रबोध ने ऊंचे उबे हुए स्वर में कहा, अकेली माँ ही क्यों, पूरा परिवार जो जहाँ था सभी आ गए। लाश पर टूटने वाले गिद्ध की तरह सभी एक ही साथ टूट पड़े। ना खबर दी, ना यात्रा निकाली। सुनो इनकी उल्टी पुल्टी बात, जग्गू ने हाथ उलट कर कहा। तो फिर पेका ने मुझसे कहा कि तू मछली बहू को लाने के लिए चांपता गया है, और तू कह रहा है खबर नहीं दी, यात्रा नहीं निकाली। अरे बाबा, लाने गया था, यह किसने कहा। प्रबोध सफाई देने पर उतरा, गया था हालचाल लेने। तुम्हारी बहू रानी ने तो एक बारगी पगात उड़ा लिया, कलकत्ता जाऊंगी कहकर। फैशन वाली है ना, गवई गांव में चल नहीं रहा था बेबी जी का। सोचा जब तुल गई है तो चले, आकर देखता हूँ। आकर प्रबोध ने क्या देखा, इस पर कान नहीं देकर जग्गू ने संदिग्ध गले से कहा, मझली बहू ने गलत जिद पकड़कर पगात उड़ा लिया। अबे बना बनू कर तो नहीं बता रहा है, अब आगे तेरे तो उस गुण में हिचक नहीं है, खुद तो लिवाने को नहीं दौड़ा। प्रबोध ने अवश्य निश्चिंत होकर ही यह बात कही थी, क्योंकि जानता था कि स्वर्ण तो जेठ या मामी सास को आकर हकीकत बताएगी नहीं, लिहाजा अपने ही पद रहे। पत्नी के लिए जान निकल रही थी, यह बात छिपी ही रहे। किंतु जग्गू ने उस निश्चिंतता पर चोट मारी। मुश्किल, अब फिर कुछ बना बुत कर बताओ। सुन लो जरा, खामखा झूठ क्यों कहने लगा। मेरे पहुंचते ही रो पड़ी, बोली सड़े पोखरे वाले इस इलाके में अब रहा नहीं जाता, लाचार मुझे लाना ही पड़ा। आया तो देखा हरे कृष्णा, नदिया से माँ, कटवा से सजली, बंडेल से बड़ी बहू, बच्चों समेत आकर हाजिर। उसी से घबराकर निकल आया।
सब के सब एक साथ आने की सुनकर श्यामा सुंदरी ने आश्चर्य दिखाते हुए कहा, खैर आ गई तो आ गई। आज जब तुम लोगों का खाना यहाँ बन ही चुका है तो चारों भाई आकर खा जाओ, नहीं तो मुझे बड़ा कष्ट होगा मन में, और सारा आमिष भी नष्ट होगा। जग्गू तो वह खाता नहीं है। तुम लोग के लिए 2 तरह की मछलियाँ, बत्तख के अंडे ले आया। कहना नहीं होगा, उस दिन जग्गू ने महज दाल चचड़ी की निराशावाणी सुनाई थी, पर फुफेरे भाइयों का ननिहाल जैसा ही आदर जतन कर रहा था, नित्य नूतन। परंतु आज के प्रकार की सुनकर प्रबोध का मन हठात चंचल उठा। स्वर्ण हिल्सा मछली की परम भक्त है, बत्तख के अंडे की भी कम नहीं। मिजाज ठीक रहे तो तोड़ मोड़ जोड़ करके घर भर की भोज खिलाने की धुन हो उसे, और उस भोज का मूल अक्सर खिचड़ी होता है, और अनुपान उपकरण वही 2 चीजें, हिल्सा मछली और भुने अंडे। उमा शशि के कारण रसोई में अंडे नहीं आते। स्वर्ण ही अलग चूल्हा सुलगाकर बड़े उत्साह से, अपनों को अच्छा न लगे तो औरों के लिए कोई इतना करता है भला। मन उतावला होने लगा। अंत तक एक कौशल कर बैठा प्रबोध। अमाई गले से बोल उठा, सब समझता हूँ, परंतु माँ भी तो इतने दिनों के बाद बछड़ों के लिए डकर रही है। तो एक काम करो मामी, मछली और अंडे तथा अपनी और के व्यंजन 2 बर्तनों में ले जाने लायक करके दे दो तो मैं ले जाता हूँ। माँ के भात के साथ ननिहाल का व्यंजन, आह, यहाँ से ढोकर ले जाएगा तू? जग्गू अवाक। प्रबोध अचानक जग्गू की ओर खिसक आया और उसे फुसफुसाकर जाने क्या बोला। तुरंत जग्गू जोर से उसकी पीठ एक थाप जमाकर हंस उठा, हंसता ही जा रहा था। प्रबोध लज्जित हुआ। श्यामा सुंदरी खींची, बोली, पागल की तरह हंस रहा है? जग्गू और भी उदात हो उठा। अरे हंसू नहीं तो और क्या, कौन कहता है भाई मेरा खटखोटा है अंदर ही अंदर। स्वर्ण भी पहले हंसकर भौचक्की सी रह गई। लौटते ही घर को ऐसा गुलजार देखेगी ऐसी धारणा नहीं थी, परंतु चंपा को देखकर अच्छा लगा और आंखों में आंसू भी आए। दशा क्या हो गई उसकी। मगर ये जेठानी के बच्चे, कहना नहीं चाहिए, मौसी कान खाकर संभल गए हैं। बेटी की दुबली हो जाने की चर्चा नहीं की स्वर्ण ने। कौन जाने उस बात को कितनी बतंगड़ होगी। उसने ढंग की बात उठाई, बोली, तेरा रंग कैसा हो गया रे चंपा, काली हो गई है? गंगा में नहाते नहाते बाल के भी 12 बजा लिए। बात गलत नहीं थी। मुक्तकेशी ने स्वयं ही 50 बारी अफसोस किया, किंतु अभी एकाएक चंपा की माँ के मुंह से यह सुनकर उन्होंने अपमान माना, मानो इस रंग और बालों की कर्वता से मुक्तकेशी की त्रुटि की बात नहीं, तो पर नकार कर उड़ा भी दिया जा सकता था। बालों को छोड़ भी दे, लड़की आबनूसी हुई ही नहीं, रस्सी जैसी दुबली भी हो गई है, और यह इसलिए और खल रहा है कि उमा शशि के बच्चों की सेहत में खासी तरक्की हुई है। मौसी के यहाँ से ऐसा गोल गोल होकर क्यों आना, यह मानो मुक्तकेशी का ही अपमान करता है। अपमान की दाह से जलते जलते समय बदला लिया उल्टे रास्ते से। एक पोती को बुलाकर कहा, धनी मौसी के यहाँ जाकर खूब छुटकर खाया है क्यों? पोते से नहीं कहेंगे, नजर लगेगी। बच्चियों को नजर नहीं लगती। वह बच्ची धतमता गई, बोली, वाह, हमने क्या मांग कर खाया है? मांग कर खाया कि जांच कर खाया यह नहीं जानती, लेकिन खाया है यह मालूम हो रहा है। लेकिन एकाएक चली क्यों आई? रह जाती है, और भाइयों का स्कूल तो खुला नहीं है अभी। भाइयों के ही, क्योंकि स्कूल की भला उन लोगों की नहीं है? लड़कियों की पढ़ाई से मुक्तकेशी तो खफा होती है। पढ़ने लिखने से लड़कियां वाचाल और मल्लेच भाषा सीखने से विधवा होती हैं, यह निश्चित है। उन्हें मालूम है, इसलिए लड़कियों को पढ़ने की जहमत नहीं है। चंपा को फिर भी स्वर्ण जबरदस्ती घर में पढ़ाती है, परंतु चंपा अभी तक कथा माला में बोधोदय तक नहीं पहुंची, बल्कि चंद दादा दादी की किताबें खींच खींच कर पढ़ना भी सीख गई है। सजली लड़की पारुल भी डोलती हुई पाठ याद करने का भाव करती है। घर का यह दृश्य देखकर चाचा लोग कहते हैं, मजली बहू की पाठशाला। खैर, उमा शशि की बेटी मोटी होने के अपराध से धिक्कार खाकर अप्रतिभ होकर बोली, स्कूल नहीं खुला, पर कुटुंब के यहाँ कब तक रही जाती तो क्या था? धनी कुटुंब, तेरी माँ तो बहन की प्रशंसा करते करते सुध खो बैठती है। अचानक ही यह लड़की दुस्साहस करके बोल उठी, क्यों ना हो, तुम्हारे तरह वहां तो कोई आठों पैर खिटखिट नहीं करता। मुक्तकेशी स्तंभित हो गई। उन्होंने मानो अपने भविष्य की स्याह तस्वीर देखी। नहीं मानेगा, अब कोई नहीं मानेगा। लगता है मान सम्मान के दिन लग गए। कोई डिटाई करेगा, सबको हिम्मत ही आएगी। यह मजली बहू का किया हुआ है। सब में दुस्साहस ला दिया। मजली बहू ने ही यह दिखलाया कि गुरुजनों के मुंह पर जवाब देकर पार पाया जा सकता है। तो फिर मुक्तकेशी की गति? मौसेरी बहन हेम जैसी ठुकराई सी पड़ी रहेंगी। हेम की दुर्दशा तो अपनी आंखों देख आई है। उसके तो उस एक बहू से ही घर में शनि का प्रवेश हो गया, किंतु मुक्तकेशी क्या अभी भी हार मान जाएगी और एक बार सख्त मुट्ठी से पतवार थामने की कोशिश नहीं करेंगी? कोशिश की, फिर मजली बहू पर ही पड़ गई। मैं कहती हूँ मजली बहू पेवा पुरुष है, वह इतना नहीं जानता भला तुम कैसे चले आई? तुम क्या नहीं जानती कि ऐसे में आठ काठ पर नहीं चढ़ना चाहिए? यह तुम्हारा 8वां महीना है ना?
स्वर्ण अपनी जेठानी और सजली देवरानी से अपनी अभिज्ञता के बारे में बात कर रही थी। मिजाज कुछ अच्छा ही था। चंपा उसके बदन से सटी सटी बैठी थी। दादी जी के गुरु के यहाँ की भली बुरी गप करती हुई हंस रही थी। मतलब यह है कि सूने घर में अकेली आ पहुंचने से यह जनारण्य मानो उसके लिए अच्छा ही हुआ, किंतु सास के यूं जबरन बेकायदे डांटने में दबी पड़ी आंख सुलग उठी। वह कठिन गले से बोल उठी, जानती क्यों नहीं हूँ माँ जी, परंतु क्या उसी के लिए कुटुम्ब खड़ी खड़ी जूते खाऊं? जूते? मुक्तकेशी बोल उठी, तुम जूते खाती? हाथ जोड़े पति का ही तो पग पग पर जूते मारकर बात करती हो। बहू उससे कह नहीं सकी कि अभी नहीं जाया जा सका? सुबाला भी तो बुढ़िया हुई, वह नहीं जानती? स्वर्ण तीखे गले से बोली, सभी जानते हैं माँ, केवल आप अपने बेटे को नहीं जानती। लेकिन 8 काठ पर चढ़ने से यदि कोई विपत्ति हो तो समझूंगी वह मेरे लिए पुण्य का फल है। पुण्य का फल? विपत्ति हो तो तुम्हारे लिए पुण्य का फल? मुक्तकेशी गुस्से के मारे मानो बेहाल हो गई। मजली बहू, माँ हो ना तुम? माँ हूँ तभी तो कह रही हूँ माँ। स्वर्ण ने इस बार बड़ी शांत स्वर में कहा, फिर भी दुनिया में एक अभागा भी तो कम होगा। अभागा? मुक्तकेशी अब अपने क्षेत्र में ही कहा, सो है, तुम जैसी माँ के गर्भ में जो पैदा होने के लिए आया है वह तो अभागा ही होगा। वही बात तो मैं भी कह रही हूँ, खरीदी हुई बांदी के पेट की संतान अभागे के अलावा और क्या है। और वह वहां से चली गई। अब गपशप की जगह नहीं गई, अपने कमरे में चली गई। रस्सी में जो पत्रिकाएं बंधी थी उन्हें खोलने लगी। हठात नजर पड़ी एक पत्रिका के में उस कविता के 2 पन्ने पड़े हैं, उसके साथ एक टुकड़ा और जो अंश खो गया था, खोज कर दे दिया। अनजाने ही स्वर्ण की आंखों में आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें टपक पड़ी। स्वर्ण के लिए पृथ्वी में सम्मान है, श्रद्धा है, प्रीति है, निर्मल प्रेम का स्पर्श है, तो फिर वह पृथ्वी से एक बार भी विश्वास क्यों खो बैठे? क्या करे वह? उस समय पता ही नहीं चला कि उसकी देवरानियां छोड़ी हुई गपबाजी को जोड़ जोड़ कर हंस रही हैं। कह रही हैं उसके पेट के बच्चे अभागे, तो फिर भाग्यवान कौन है? उसके बच्चों का आदर देखने से जी इस जतन को आदर कहते हैं। प्रबोध कमरे में आया चुपचाप चोर की तरह। धोती के छोर में पता नहीं जाने क्या दबाए। यह कमरा एक किनारे है। गृह प्रवेश के दिन स्वर्ण के आहत अभिमान का परिणाम यह वही स्थायी हो गया। प्रबोध अवश्य बराबर ही उस ऊंचे कमरे के लिए कहा करता है, पर स्वर्ण कहती है यही ठीक है, इस कमरे में सहज ही कोई नहीं आता, यही मेरा परम लाभ है। कमरे में कोई आता नहीं, यह जानते हुए प्रबोध ने दरवाजे को आधा बिड़काकर फुसफुसा कर कहा, ए सुनो, झट से इसे खा लो। इस बिल्कुल नए ढंग के अंदाज से स्वर्ण अवाक, और शायद इसलिए पूंजीभूत अभिमान को दमन करके वह बोली, क्या खा लूं? धोती के नीचे अखबार और सखुए के पत से मुड़ा चुड़ा एक अंडा और हिलसा मछली का एक टुकड़ा निकाला। स्वर्ण गुप्ताना भूल गई। वह स्तंभित गले से बोली, इसका मतलब? अरे बाबा, मतलब फिर सुनाना, फिर बताऊंगा, पहले खा लो। कब जाने कौन बच्चा आ पहुंचे। ये चीज़ें तुम्हें प्रिय हैं इसलिए बड़े कौशल से ले आया। मेरी प्रिय है इसलिए? मेरी प्रिय? स्वर्ण के चेहरे पर एक अलौकिक रहस्य में हंसी फूट उठी। उसी हंसी में मानो स्वप्नाच्छन गले से बोली, किसने कहा ये 2 चीज़ें मुझे प्रिय हैं? किसने कहा? रहस्य की हंसी प्रबोध के भी चेहरे पर फूट पड़ी। उसने भी कहा, बिना कहे समझ में नहीं आता, माना मैं तुम्हें फूटी आंख नहीं सुनाता। तुम तो मुझे लो पकड़ो, मेरी धोती फोती तेल झोल से एकाकार हो गई। पति के इस उभे हुए भाव की उपेक्षा करते सुनने का, लेकिन यह बहादुरी तुम्हें नसीब नहीं हुई। मैं इन 2 में से एक भी नहीं खाती। नहीं खाती? 2 में से कुछ भी नहीं खाती? प्रबोध के गले में क्रुद्ध अविश्वास का सुर फूट उठा। वास्तव में बहुत कसरत करके ही उसे ये दोनों तुच्छ चीजें लानी पड़ी हैं। प्राण के खिंचाव से ही ले आया। सोच रहा था जाते ही स्वर्ण के मुंह में डालकर हंसी खेल में अपराध के पाषाण भार को हटा देगा, मगर यह औरत आप ही मानव काठ पत्थर है। आगे नहीं बढ़ाई, देखा नहीं, और झूठी कह रही है खाती नहीं, और कुछ नहीं, पोसा हुआ गुस्सा और चखी लिवा लाने के गुस्से को पाल रखा। इसलिए पति की इस बदहाली पर भी ममता नहीं आई। इसलिए उसने गले को भी प्यार का स्वर पूछकर क्रुद्ध स्वर आ गया, नहीं खाती हो? सफेद झूठ। स्वर्ण ने शांत गले से कहा, खामखा झूठ कहने की क्या पड़ी, और तुम जानते हो कि झूठ बोलना मेरा स्वभाव है ही नहीं। हिलसा मछली से मुझे कांटे का डर है, यह बात तो घर के सभी जानते हैं। हाँ, सभी जानते हैं और मैं ही नहीं जानता। खैर, इसमें कांटा नहीं है, इसने कौन सा कसूर किया है? उसमें से मुझे कैसी तो गंध आती है, और फिर जो चीज़ें रसोई में नहीं जाती वह खाने में मुझे कोई रुचि नहीं। फिर भी प्रबोध को इन बातों पर विश्वास नहीं हुआ। स्वर्ण रोज इतने उत्साह से यह सब क्यों मंगवाती है? वह कह ही बैठा, रुचि नहीं कह दिया और हो गया। मझली बहू, बगल के हाई कोर्ट मत दिखाओ। 12 महीने इतने आनंद से मंगाती हो, पकाती हो और खुद नहीं खाती। असल बात यह है कि मेरा लाया हुआ, इसलिए नहीं खाओगी ना? उसके अभिमान से शुद्ध होकर स्वर्ण ने ताका। अपने पति के अभिमान के कारण
की ओर ताककर कहा। चिपटी और टूटी हुई सी खाद्य वस्तुएं मानो व्यंग से स्वर्ण की ओर देख रही थी। फिर भी स्वर्ण ने नरम गले से कहा, ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम्हारी लाई हुई चीजें नहीं खाऊंगी? ऐसे अहंकार की बात भी कैसे हो सकती है? पागल तो नहीं हूं मैं। सच ही यह सब नहीं खाती। चाहो तो दीदी से पूछ कर देखो। अब संभवतः है प्रबोध को विश्वास हो और शायद हो। इसी आशा भंग के दुख से उसकी आंखों में आंसू आ गए। बड़ा अपमानित सा लगा अपने को और आक्रोश हाथ की उन चीजों पर जा पड़ा। भाड़ में जाए, ले जाकर रास्ते में फेंक देता हूं, कहकर वह तेजी से कमरे से बाहर चला गया। पत्रिका के पन्ने उलटने की भी इच्छा नहीं रही स्वर्ण की। पत्रिकाओं को सावधानी से चौकी के नीचे ठेलकर घुटने पर मुंह रखकर वह बैठ गई। मन ही मन अपने विधाता से पूछा, मेरी कीमत आंकने में एक फूटी कौड़ी के सिवाय क्या और कुछ नहीं जुटा देवता?